साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है यूपी पीसीएस 2024 और आरओ एआरओ 2023 की जो प्रारंभिक परीक्षा होनी है, इसके अतिरिक्त बीपीएससी की जो परीक्षा होनी है, उसको ध्यान में रखते हुए आर्थिकी से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, उन टॉपिक के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, जिससे हमेशा लगातार कह सकते हैं प्रश्न बनते हैं सारी परीक्षाओं में। जैसे यहाँ पर हम लोग जो है घटना चक्र की जो आर्थिकी भारत एवं विश्व 2024 है, इसमें जो आपके दो टॉपिक हैं, पहला है सैंपल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली के आंकड़े, जिसमें हम लोग जन्म दर, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर इत्यादि के बारे में बात करते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर कितना है या किस राज्य की जन्म दर या मृत्यु दर अधिक है या न्यूनतम है, इसके बारे में बात करते हैं। इससे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। और दूसरा है भारत की जनगणना 2001 और 2011 के तुलनात्मक अध्ययन को लेकर भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। जनगणना से एक आध प्रश्न आपके हमेशा बनते हैं, तो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में हम लोग जो है इन दो टॉपिक को ध्यान में रखते हुए जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, उन महत्वपूर्ण आंकड़ों के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है सैंपल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली के आंकड़े, जन्म दर, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर इत्यादि के संबंध में जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं जिनसे प्रश्न बनते हैं, उनको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले समझ लेते हैं कि सैंपल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली होता क्या है। देखिए, सैंपल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली SRS या सैंपल रजिस्ट्रीकरण सिस्टम एक बृहद स्तर का नमूना जननांकीय सर्वेक्षण है जो राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर जन्म दर, मृत्यु दर तथा अन्य प्रजनन एवं मर्त्यता सूचकों का विश्वसनीय वार्षिक आकलन प्रस्तुत करता है। ठीक है, इसे सर्वप्रथम भारत के महापंजीयक कार्यालय द्वारा पायलट आधार पर कुछ चयनित राज्यों में वर्ष 1964-65 में, कब पहली बार 1964-65 में कुछ राज्यों के लिए प्रारंभ किया गया। फिर 1969-70 से यह पूर्णतः क्रियान्वित हुआ, मतलब सभी राज्यों के लिए आने लगा। ग्रामीण क्षेत्रों में 2000 जनसंख्या वाले ग्राम या उसके भाग को तथा शहरी क्षेत्रों में 750 से 1000 तक जनसंख्या वाले खंडों को सैंपल इकाई के रूप में चुना जाता है। मई 2022 में जारी नवीनतम SRS बुलेटिन में वर्ष 2020 के आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। ये अभी तक का लेटेस्ट है। ठीक है, सबसे नवीनतम हमारे पास जो उपलब्ध है वो यही है, अभी तक नया नहीं आया है। तो इस बुलेटिन के जो प्रमुख कह सकते हैं तथ्य हैं, उन तथ्यों की यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग जन्म दर, बर्थ रेट के बारे में बात करें तो उच्चतम जन्म दर वाले जो चार राज्य कौन से हैं, जो टॉप के चार राज्य हैं उनके बारे में बात करें तो इसमें नंबर 1 पे आपका बिहार आता है, जहाँ पे 25.5 है। उत्तर प्रदेश में 25.1 है, मध्य प्रदेश में 24.1 है और राजस्थान में 23.5 है। तो टॉप के जो चार राज्य हैं, क्रम क्या है? सबसे अधिक बिहार, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश, तीसरे पे मध्य प्रदेश है, चौथे पे राजस्थान है। वहीं यदि हम लोग न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम जन्म दर वाले जो चार राज्य कौन से हैं, तो सबसे कम किसका है? गोवा का है। गोवा का 12.1 है। दूसरे नंबर पे उससे अधिक नागालैंड का है 12.5, उससे अधिक त्रिपुरा का है 12.6 और उससे अधिक केरल का है 13.2। तो यहाँ पर यदि आप क्रम लगाएंगे, सबसे न्यूनतम किसका है? ठीक है, न्यूनतम किसका है? गोवा का। अब गोवा से सब बढ़ते जाएंगे, तो न्यूनतम आपका गोवा का है, उससे अधिक नागालैंड, दूसरे नंबर पे नागालैंड आएगा, तीसरे पे त्रिपुरा आएगा, चौथे पे केरल आएगा। वहीं संघीय क्षेत्रों में उच्चतम एवं न्यूनतम जन्म दर की बात करें तो संघीय क्षेत्रों में उच्चतम जन्म दर वाला जो संघीय क्षेत्र है वो कौन सा है? दादरा और नगर हवेली तथा दमन दीव है, यहाँ पे 20.3 है। इसके अतिरिक्त ये न्यूनतम की बात करें तो वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10.8। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर जन्म दर की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर कितना है? 19.5 है। जो उच्चतम जन्म दर वाले जो चार राज्य हैं वो सभी के सभी जो हैं राष्ट्रीय स्तर पर जन्म दर से अधिक हैं। ठीक है, और जो न्यूनतम वाले हैं उन सभी के आंकड़े जो है राष्ट्रीय स्तर से कम हैं। अब बात कर लेते हैं मृत्यु दर, डेथ रेट के बारे में। तो उच्चतम मृत्यु दर वाले जो चार राज्य हैं, ये चार राज्य कौन से हैं? इसमें नंबर 1 पे छत्तीसगढ़, जहाँ पे 7.9 है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आपका जो है उड़ीसा है 7.3, तीसरे पे है पंजाब 7.2 और चौथे पे है केरला 7. ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें उच्चतम मृत्यु दर वाले जो चार राज्य हैं उसमें कौन कौन से हैं? छत्तीसगढ़ नंबर 1 पर, उड़ीसा दूसरे पर है, पंजाब तीसरे पे है और केरला चौथे पे। जबकि केरल जो है स्वास्थ्य के संबंध में काफ़ी अच्छा राज्य माना जाता है, काफ़ी समृद्ध राज्य माना जाता है। न्यूनतम मृत्यु दर वाले जो चार राज्य हैं, ये न्यूनतम मृत्यु दर वाले चार राज्यों को यदि आप यहाँ पे देखें तो नागालैंड सबसे न्यूनतम मृत्यु दर वाला राज्य है, दूसरे नंबर पे सिक्किम है, तीसरे पे मिजोरम है, चौथे पे मणिपुर है। न्यूनतम मृत्यु दर वाले ये जो टॉप के जो चार राज्य हैं ये सभी के सभी पूर्वोत्तर के हैं। ठीक है, तो नागालैंड नंबर 1 पर, सिक्किम दूसरे पे, मिजोरम तीसरे पे, मणिपुर चौथे पे। वहीं संघीय क्षेत्रों में उच्चतम मृत्यु दर वाला जो
आपका संघीय क्षेत्र है वो है आपका पुडुचेरी और न्यूनतम वाला जो है वो आपका है दिल्ली। तो यहाँ ध्यान रखिएगा संघीय क्षेत्रों में उच्चतम कहाँ पे है आपका पुडुचेरी में और न्यूनतम कहाँ पे है दिल्ली में। और राष्ट्रीय स्तर पर जो मृत्यु दर है वो कितनी है 6 है। अब यहाँ पे देखिए पूरा चार्ट दिया गया है सभी राज्यों का। यहाँ पे जो कुछ प्रमुख है उनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि बिहार को थोड़ा सा देखें तो बिहार में मृत्यु दर हम लोग पहले जन्म दर पहले बात करेंगे, सबसे अधिक जन्म दर है यहाँ पर। मृत्यु दर 5.4 है और प्राकृतिक समृद्धि दर जो है वो 20 है। कितनी है 20 है, सर्वाधिक है। प्राकृतिक समृद्धि दर में आपका बिहार टॉप पे है। वहीं पे शिशु मृत्यु दर कितना है 27 है। इसके अतिरिक्त यदि हम लोग मध्य प्रदेश की बात कर लें, मध्य प्रदेश में देखें जन्म दर 24.1 है, मृत्यु दर 6.5 है और आपका प्राकृतिक समृद्धि दर 17.6 है और शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक 43 है। पूरे भारत में सबसे अधिक जो शिशु मृत्यु दर है वो यहीं पर है। इसके अतिरिक्त यदि हम लोग उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश, तो देखिए यहाँ पर जन्म दर 25.1 है, मृत्यु दर जो है 6.5 है और प्राकृतिक समृद्धि दर जो है वो 18.7 है, 18.7 है और आपका शिशु मृत्यु दर जो है वो 38 है। ठीक है, देखिए शिशु मृत्यु दर आपका उत्तर प्रदेश का और छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ को आप यहाँ पे देखेंगे दोनों का सेम है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब शिशु मृत्यु दर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बारे में बात करें तो उच्चतम शिशु मृत्यु दर वाले जो प्रमुख राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। उसमें आपका मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है 43, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों, क्योंकि दोनों का कितना है 38 है, और तीसरे स्थान पे असम और ओडिशा है, इन दोनों का 36 है। तो देखिए पहले नंबर पे मध्य प्रदेश है, दूसरे नंबर पे 2 स्टेट है उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, दोनों का सेम है, तीसरे पे असम और ओडिशा है। ये आपके उच्चतम शिशु मृत्यु दर वाले राज्य हैं। वहीं न्यूनतम शिशु मृत्यु दर वाले जो 4 राज्य हैं उनमें बात करें तो सबसे न्यूनतम कहाँ पे है वो है मिजोरम में 3, नागालैंड दूसरे नंबर पे है 4, तीसरे नंबर पे 2 राज्य हैं सिक्किम और गोवा, दोनों का 5 है, और चौथे नंबर पे 2 राज्य हैं मणिपुर व केरल, दोनों में ही 6 है। तो न्यूनतम शिशु मृत्यु दर वाले जो 4 राज्य हैं, नंबर 1 पे मिजोरम है, दूसरे पे नागालैंड है, तीसरे पे सिक्किम व गोवा है और चौथे पे मणिपुर व केरल है। वहीं संघीय क्षेत्रों में उच्चतम आपका शिशु मृत्यु दर वाला जो संघीय क्षेत्र है वो कौन सा है, वो है जम्मू कश्मीर, और न्यूनतम शिशु मृत्यु दर वाला जो संघीय क्षेत्र है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जहां पे 7 है। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर शिशु मृत्यु दर कितना है 28 है। अब प्राकृतिक समृद्धि दर की बात कर लेते हैं, नेचुरल ग्रोथ रेट के बारे में। तो उच्चतम प्राकृतिक समृद्धि दर वाले प्रमुख राज्य कौन से हैं, तो नंबर 1 पे आपका बिहार है 20.2, दूसरे पे उत्तर प्रदेश 18.7, तीसरे पे राजस्थान है 17.9 और चौथे पे 2 राज्य हैं मध्य प्रदेश व मेघालय, दोनों का 17.6 है। तो नंबर 1 पे बिहार है, दूसरे पे उत्तर प्रदेश है, तीसरे पे राजस्थान है, चौथे पे मध्य प्रदेश व मेघालय है। ये प्राकृतिक समृद्धि दर वाले राज्य हैं जो उच्चतम प्राकृतिक समृद्धि दर को प्रदर्शित करते हैं। वहीं पे न्यूनतम प्राकृतिक समृद्धि दर वाले जो प्रमुख राज्य हैं उसमें आपका सबसे कम वाले पे गोवा और केरल दोनों ही सेम है 6.2, दूसरे नंबर पे त्रिपुरा है, तीसरे पे पंजाब है, चौथे पे तमिलनाडु है। तो न्यूनतम प्राकृतिक समृद्धि दर वाले जो प्रमुख राज्य हैं उसमें नंबर 1 पे गोवा और केरला है, दूसरे पे त्रिपुरा है, तीसरे पे पंजाब है, चौथे पे तमिलनाडु है। वहीं संघीय क्षेत्रों में उच्चतम प्राकृतिक समृद्धि दर वाला जो संघ शासित प्रदेश है वो है दादरा नगर हवेली तथा दमन दीव। ठीक है, वहीं न्यूनतम प्राकृतिक समृद्धि दर वाला जो संघीय क्षेत्र है वो है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर यदि बात करें तो प्राकृतिक समृद्धि दर कितनी है, वो है 13.5। ये सारे आंकड़े सैंपल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली के आंकड़े हैं। अब हम लोग जनगणना जो 2001 और 2011 है इनका तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले जनसंख्या की बात करें तो 2001 में कितनी जनसंख्या थी, 2001 में जो है 102 करोड़, लगभग 102 करोड़ की जनसंख्या थी। वहीं 2011 में यह 121 करोड़ हो गई। अभी जो लेटेस्ट जनगणना 2021 में होना था वो अभी जनगणना नहीं हुई है, तो हमारे पास जो लेटेस्ट आंकड़े हैं वो 2011 के हैं। इसी पे आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। 10 की वृद्धि दर जो है 2001 में ये 21.54, ये 12 जो आगे लिखा ये गलत है, ये 21.54 था, और वहीं पे आपका 2011 में कितना रहा है 17.7 रहा है। औसत वार्षिक घातांक वृद्धि दर मतलब प्रतिवर्ष जो वृद्धि दर हो रही है वो 2001 में 1.97 था, वहीं पे आपका 2011 में 1.64 है। देखिए आपको जो आंकड़े याद रखने हैं वो 2011 के ही याद रखने हैं, ठीक है, मुख्यतः, परंतु आप दोनों को देखते चलें।
भारत का जो जनघनत्व है, भारत का जो जनघनत्व है 2001 में कितना था? 325 था। जनघनत्व आपका 325 था और 2011 में 382। मतलब कितने की वृद्धि हुई? तो वृद्धि याद रखिएगा 57 की वृद्धि हुई है। ठीक है। भारत का लिंगानुपात 2001 में 933 था, वहीं 2011 में 943 हुआ, मतलब कि 10 की वृद्धि हुई। भारत का शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष के बीच के जो बालक होते हैं, जो बच्चे होते हैं, तो जो लिंगानुपात रहा है शिशु लिंगानुपात, वो आपका 2001 में 927 था, जबकि 2011 में घट करके 919 हो गया। तो कितनी की कमी हुई? ऋणात्मक वृद्धि हुई है, -8 की कमी हुई है। वहीं भारत की साक्षरता दर 2001 में 64.8 थी, वहीं 2011 में 73% हो गई है, मतलब कुल आपका 8.2% की वृद्धि हुई है। वहीं भारत में ग्रामीण साक्षरता दर 2001 में 58.7 थी, जबकि 2011 में कितनी हो गई है? 67.8, 67.8, मतलब 9.1 की वृद्धि हुई है। वहीं भारत में शहरी साक्षरता दर कितना था 2001 में? ये 79.9 था, जबकि 2011 में कितना हो गया? 84.1 हो गया। 84.1 मतलब 4.2 की वृद्धि हुई है। वहीं भारत में जो, यदि हम पुरुष साक्षरता की बात करें, भारत में पुरुष साक्षरता की बात करें तो ये 2001 में 75.26 था। 75.26 2011 में कितना हो गया? ये 80.9 मतलब 5.64 की वृद्धि हुई है। वहीं भारत में महिला साक्षरता की बात करें तो 2001 में ये 53.67 था, 2011 में ये 64.6 हो गया, मतलब कितनी वृद्धि हुई है? 10.93% की वृद्धि दर्ज की गई है महिला साक्षरता में। भारत की शहरी जनसंख्या 2001 में कितनी थी? शहरी जनसंख्या 27.8 थी, 2011 में कितनी होगी? 31.2, मतलब कितनी वृद्धि हुई है? तो शहरी जनसंख्या में जो वृद्धि हुई है वो 3.4 की वृद्धि हुई है, 3.4% की। वहीं भारत की ग्रामीण जनसंख्या की बात करें 2001 में 72.2 था और 2011 में कितना हो गया? 68.8 हो गया। तो जितनी शहरी जनसंख्या में वृद्धि हुई है उतनी ही ग्रामीण जनसंख्या में क्या होगी? मतलब घटोत्तरी होगी, कमी होगी, तो 3.4 की कमी हुई है। वहीं जनसंख्या के आधार पर विभिन्न राज्यों की रैंक देखें तो देखिए 2001 में जो क्रम था, उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य था, दूसरे पे महाराष्ट्र था, तीसरे पे बिहार, चौथे पे पश्चिम बंगाल और पांचवें पे आंध्र प्रदेश। चूंकि देखिए 2011 के जो आंकड़े हैं उस समय आंध्र प्रदेश का बंटवारा नहीं हुआ था। 2014 में आपका आंध्र प्रदेश 2 राज्यों में पड़ता है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। तो ये 2001 और 2011 के आंकड़े 2014 के पहले के हैं। तो यहाँ पे आप चार को, टॉप के चार को याद रखिए, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। यही क्रम आपका 2011 में भी रहता है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। जो चेंज हुआ था वो आपका छठे नंबर पे वाला हुआ था। पहले तमिलनाडु 2001 में छठे नंबर का था और आपका 2011 में मध्य प्रदेश हो गया। अब विभिन्न वर्षों में जो भारत का लिंगानुपात रहा है उसको थोड़ा सा आप देखें तो 1921 में 955 लिंगानुपात था, 955। आप 1921 से अभी तक 2011 तक देखें तो सबसे अधिक लिंगानुपात जो रहा है वो आपका 1921 में रहा है। इसके बाद इसमें कमी आती है, 1941 में 945, फिर 1951 में एक बढ़ता है 946, फिर 1971 में आप देखेंगे तो 930 हो जाता है, 1991 में 927। सबसे कम कब होता है? 1991 में, 1991 में सबसे कम हो जाता है 927। 2001 में आपका 933 और 2011 में 10 की बढ़ोतरी होती है 943। ठीक है। तो आप देखें जो लिंगानुपात रहा है इसमें कोई एक ट्रेंड आपको फॉलो नहीं कर रहे हैं। मतलब आप देखें 955 से 945, फिर 946, फिर बढ़ता है, फिर कमी होती है, फिर बढ़ोतरी होती है। तो इसमें घट बढ़ लगी हुई है। परंतु सबसे अधिक जो था वो 1921 में था, सबसे कम जो था वो 1991 में था, 927। वर्तमान में 943 है। इन आंकड़ों को आप याद रखिएगा इस तुलनात्मक फॉर्म में। सर्वाधिक साक्षरता दर परसेंटेज में देखें तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जो राज्य हैं वो कौन से हैं? जो टॉप के आपके 5 राज्य हैं उसमें नंबर 1 पे आपका केरला है, दूसरे पे मिजोरम है, तीसरे पे गोवा है, चौथे पे त्रिपुरा है और पांचवें पे हिमाचल प्रदेश। सबसे अधिक केरला में कितना साक्षरता दर है? 94% है। भारत की 73% है, जबकि 2001 में ये 64.84 था, 64.84 था और 8.2 की वृद्धि हुई है। तो सबसे अधिक साक्षरता दर वाले जो 5 राज्य हैं केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश। वहीं पे यदि आप न्यूनतम वालों की बात कर लेंगे, न्यूनतम साक्षरता दर वाले जो राज्य हैं
तो बिहार सबसे कम साक्षरता दर 61.8 है। दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश बिहार से ज़्यादा है। तीसरे पे राजस्थान, चौथे पे झारखंड है। आंध्र प्रदेश चूंकि अब 2 राज्यों में बंट गया है तो उसको छोड़ दीजिए। 4 को देखिए, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। यदि इन चारों में पूछा जाए कौन सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य है तो झारखंड है। ठीक है, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, ये क्रम याद रखिएगा। सबसे कम आपका बिहार है, उससे अधिक अरुणाचल प्रदेश का, उससे अधिक राजस्थान, उससे अधिक झारखंड का है। वहीं सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें नंबर 1 पे आपका लक्षद्वीप है, दूसरे पे दमन दीव है, तीसरे पे अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। आगे बढ़ते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जो 5 राज्य हैं उसमें नंबर 1 पे बिहार है। देखिए 2001 में जो है पश्चिम बंगाल था सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य, 2011 में बिहार है। ठीक, तो 2011 की बात करें तो बिहार सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य है, दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है, तीसरे पे केरला है, चौथे पे उत्तर प्रदेश और पांचवें पे हरियाणा है। तो उत्तर प्रदेश जो है आपका चौथे नंबर पे, ध्यान रखिएगा, जनघनत्व के मामले में, जनघनत्व के मामले में भी चौथे स्थान पे है। और यदि आप क्षेत्रफल के मामले में देखेंगे, राज्यों के क्षेत्रफल के मामले में, उसमें भी आपका उत्तर प्रदेश जो है चौथे स्थान पे आता है। न्यूनतम जनघनत्व वाले 5 राज्य कौन से हैं? तो न्यूनतम जनघनत्व किसका है? अरुणाचल प्रदेश का, उसके बाद मिजोरम उससे अधिक है, फिर सिक्किम का आता है, फिर चौथे पे नागालैंड है और पांचवें पे हिमाचल प्रदेश है। ये कम से ज़्यादा की तरफ है, न्यूनतम वाला जो है वो छोटे से बड़े की तरफ जाएगा। ठीक है, तो सबसे कम न्यूनतम जनघनत्व वाला जो राज्य है अरुणाचल प्रदेश, उससे अधिक मिजोरम का है, उससे अधिक सिक्किम का है, उससे अधिक नागालैंड, उससे अधिक हिमाचल प्रदेश का है। वहीं सर्वाधिक जनघनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो सर्वाधिक कहाँ का है? दिल्ली का है, दूसरे नंबर पे चंडीगढ़ का है और तीसरे पे पुडुचेरी का है। आप यहाँ पे देखिए बिहार का जनघनत्व कितना है? 1106 है। वहीं दिल्ली का कितना है? दिल्ली का देखेंगे तो 11,320। यदि हम लोग यहाँ पे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिला करके बात करें तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला जो क्षेत्र है वो है आपका दिल्ली। ठीक है, दूसरे पे चंडीगढ़ है, तो चंडीगढ़ भी जो है आपका आप देखेंगे तो बिहार से ज़्यादा है, पुडुचेरी का भी बिहार से ज़्यादा है। तो जो केंद्र शासित प्रदेश हैं इनका जनघनत्व राज्यों से अधिक है। ठीक है, जो ये मतलब टॉप के 3 हैं, दिल्ली, चंडीगढ़ और पुडुचेरी। वहीं पे लिंगानुपात की बात करें तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जो 5 राज्य हैं इसमें नंबर 1 पे आपका केरला आता है, केरला है, दूसरे पे तमिलनाडु है, तीसरे पे आंध्र प्रदेश छोड़ दीजिए क्योंकि ये बढ़ चुका है, छत्तीसगढ़ है 991, मेघालय है 989। तो जो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जो राज्य हैं उसमें केरला, तमिलनाडु, ये 2011 की जनगणना के हिसाब से बात करेंगे तो पहले पे केरला है, तमिलनाडु है, तीसरे पे आंध्र प्रदेश है, चौथे पे छत्तीसगढ़ है और पांचवें पे मेघालय है। न्यूनतम लिंगानुपात वाले जो राज्य हैं, हरियाणा नंबर 1 पे। देखिए जम्मू कश्मीर अब क्या है, राज्य नहीं रह गया है, संघ शासित प्रदेश बन गया है, तो इसको हटा लीजिए। हरियाणा के बाद सिक्किम, पंजाब, उत्तर प्रदेश। ठीक है, यदि आप 2011 के आंकड़ों की बात करेंगे तो लिंगानुपात में उत्तर प्रदेश जो है 5वें नंबर पे आएगा, उत्तर प्रदेश 5वें नंबर पे, जम्मू कश्मीर को हटा दो तो चौथे नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, तो आपका उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पे आ जाएगा। तो चौथे क्रम में देखें तो आपका क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तर प्रदेश चौथे पे है, आपका जनघनत्व के मामले में चौथे पे है, लिंगानुपात के मामले में भी, न्यूनतम लिंगानुपात के मामले में भी आपका चौथे पे है। ठीक है, तो हरियाणा, सिक्किम, पंजाब, उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जो 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं वो कौन से हैं? नंबर 1 पे पुडुचेरी है, लिंगानुपात वाले, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले तो पुडुचेरी है नंबर 1 पे, दूसरे पे लक्षद्वीप है, तीसरे पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, आप ऐसे देखें, देखिए केरला का जो लिंगानुपात है वो कितना है? वो है 1084। वहीं पुडुचेरी का कितना? 1037। तो पुडुचेरी का जो लिंगानुपात है वो आपका तमिलनाडु के लिंगानुपात से अधिक है। यदि क्रम लगाया जाएगा तो केरला का नंबर 1 आएगा, दूसरे पे आपका पुडुचेरी का, फिर तमिलनाडु आपका आएगा। ठीक है, तो इन आंकड़ों को आप याद रखिएगा, ये आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।